हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुमार कौशल क्लासेस पर। दोस्तों, आज पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण के घटक, पारिस्थितिक तंत्र तथा पर्यावरणीय खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा इसको प्यार दें। तो आज की हमारी पहली हेडिंग है पर्यावरण, अर्थ एवं परिभाषा। तो पर्यावरण शब्द परि एवं आवरण दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जहाँ परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरना। इस प्रकार हम कह सकते हैं पर्यावरण का अर्थ चारों तरफ से घेरना होता है, अर्थात मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरा रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट है, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच के इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। वहीं दूसरे शब्दों में अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण हमारे पास पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं या प्रकृति पर्यावरण कहलाती है। पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं, जिसमें पहला घटक है प्राकृतिक एवं दूसरा घटक है मानव निर्मित। तो पर्यावरणीय दो घटकों के बारे में सबसे पहले प्राकृतिक घटक की बात करते हैं। प्राकृतिक घटक में भी दो घटक हैं, जिसमें पहला घटक है जीवीय या जैविक घटक। दोस्तों, जीवी या जैविक घटक में हम समस्त जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं। उसमें जंतु आएंगे, पादप आएंगे और अन्य जीवित पदार्थ आएंगे। और प्राकृतिक घटक का दूसरा पहलू है अजीवी या जैविक या भौतिक घटक है। अजीवी में हम समस्त निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जैसे स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा, ताप आदि। और पर्यावरणीय घटक का दूसरा और मेन जो है प्राकृतिक था, उसका दूसरा पहलू था मानव निर्मित। दो घटक प्रमुख घटक में थे, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। मानव निर्मित में हम उन समस्त चीज़ों का अध्ययन करेंगे जिसका निर्माण मानव किया है, जैसे इमारत हो गई, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क या संस्कृति हमारी। आगे देखते हैं पर्यावरण का क्षेत्र कौन कौन सा है। पर्यावरण के कई क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे पहला क्षेत्र स्थल मंडल, जिसको हम अभी पढ़ते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी का वह ठोस ऊपरी परत या परपटी को स्थल कहते हैं। पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत को हम परपटी या स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग स्थल है, यानी 29% भाग स्थल है और 71% भाग पृथ्वी पर पानी है। यह जैव शैलों एवं खनिज शैलों से निर्मित है। यह मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ है। इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे स्थल का महत्व। अब हम देखेंगे पर्यावरणीय क्षेत्र में स्थल मंडल का महत्व। स्थल मंडल के महत्व को अगर हम समझाएं तो वह मंडल जिसमें खनिजों का प्रमुख स्रोत है। इस मंडल में लोहा भी पाया जाएगा, एल्युमिनियम भी पाया जाएगा, समस्त खनिज पदार्थ इसी मंडल में पाए जाएंगे। यह मंडल हमें वन, कृषि
एवं रहने के लिए मृदा प्रदान करता है। यह मंडल पशुओं के चरने के लिए घास का मैदान प्रदान करता है। तो स्थल मंडल के महत्व के बारे में देख लिए। अब देखेंगे जल मंडल क्या होता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को हम जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को हम जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। महासागर, झीलें, नदियाँ तथा अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से जल मंडल का निर्माण करते हैं। उसमें नेचुरल मतलब कृत्रिम जलाशय भी आएंगे और प्राकृतिक जलाशय भी आएंगे। जल मिश्रण जल विभिन्न दशाओं में जैसे बर्फ, वाष्प तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। अब दोस्तों जल मंडल के महत्व के बारे में देख लेते हैं। जल मंडल के महत्व के बारे में, जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल से ही बादलों का निर्माण होता है तथा वर्षा होती है। नेक्स्ट वायुमंडल देख लेते हैं। वायुमंडल, तो सबसे पहले वायुमंडल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लिपटी हुई गैसीय आवरण या वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यहाँ लिखा भी गया है, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 0.2% और आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण किसमें? वायुमंडल में पाया जाता है। इस मंडल में धूल के कण एवं जलवाष्प भी पाए जाते हैं। अब वायुमंडल के महत्व के बारे में देख लेते हैं। यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यही नहीं, वायुमंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। वायुमंडल की कई परतें होती हैं जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे निचला मंडल होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं और क्षोभ मंडल को ही अधोमंडल, संवहन मंडल कई नामों से जाना जाता है। उसके ऊपरी भाग को समताप मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पे वायुयान चलते हैं। उसके ऊपर मध्यमंडल पाया जाता है और उसके ऊपर आयन मंडल तथा उसके ऊपर वायुमंडल पाया जाता है। अब क्षोभ मंडल की बात कर लें। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में बादल बनेगा, बिजली तड़केगी, वर्षा होगा, आंधी तूफान, मतलब समस्त मौसमी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में होती है। उसके ऊपरी मंडल समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का तापमान स्थिर रहता है, जिससे यहाँ पर वायुयान चलाने की उत्तम दशा होती है। उसके ऊपर मध्यमंडल आएगा और मध्यमंडल और समताप मंडल दोनों के बीच ओजोन मंडल आएगा, जिसको O3 कहते हैं। अब ओजोन मंडल में क्या होता है? ओजोन मंडल एक मोटी लेयर इसकी होती है, जिससे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यह अवशोषित कर लेता है ओजोन मंडल, जिससे पृथ्वी पर तापमान बहुत अधिक नहीं होता है और इसके कारण पृथ्वी पर हानिकारक किरणें भी नहीं पहुंच पाती है। तो ओजोन मंडल हानिकारक, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को यहीं पे रोक लेता है और छान देता है। छानने के बाद जो शुद्ध किरणें होते पृथ्वी पर लाता है। अब मध्यमंडल को देख लेते हैं। मध्यमंडल में क्या होता है? तापमान यहाँ का बहुत ठंडा होता है। इवन यहाँ -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है।
उसके ऊपरी मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल होता है। आयन मंडल हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंडल है। आयन मंडल में क्या होता है, यहाँ पर रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का कार्य होता है। इसी से तो हम फ़ोन से एक जगह से दूसरे जगह बात कर सकते हैं। रेडियो भी चलती है इसी तरंगों के माध्यम से। इसके ऊपरी मंडल की बात करें तो यहाँ बहिर्मंडल है, लास्ट वाला ऊपरी मंडल बहिर्मंडल है। इसको हम एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। तो आगे देखते हैं ओजोन मंडल के बारे में जान लिए। अब वायुमंडल के महत्व की दूसरी घटना को देखते हैं। यहाँ मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। वायुमंडल मौसम और जलवायु में परिवर्तन लाता है। और तीसरी बात अभी लास्ट वाली मैं बताई हूँ, लास्ट मतलब आयन मंडल वाली बात बताई, यहाँ रेडियो संचार में मदद मिलता है। अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो हमें रेडियो संचार में मदद नहीं मिलेगी। अगला क्या है, जैवमंडल। जैवमंडल में पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु तीनों मिलकर जीवन को संभव करते हैं, जैवमंडल कहलाते हैं। जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। अब जैवमंडल का महत्व क्या होता है, यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। जैवमंडल में जीव जंतु पेड़ पौधे सारे चीज़ें आएंगे जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, जैसे कि जीवन संभव होगा। यहाँ स्थल भी होगा, यहाँ जल भी होगा, यहाँ वायु भी होगी। आगे देखते हैं जैवमंडल का महत्व, यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। अब देखते हैं अगली हेडिंग हमारी है पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र का वह क्षेत्र, पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे रहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र हो गया। अब सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन एक वैज्ञानिक थे 1935 में, जिनका नाम था ए.जी. टैंसले। ए.जी. टैंसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया। पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन हम पारिस्थितिकी में करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का अंग्रेजी इकोलॉजी है, जिनका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिक तंत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यह अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। यह प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। और हाँ, उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। उष्णकटिबंधीय पारितंत्र जो होते हैं सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र होते हैं। नेक्स्ट, यह कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होते हैं, जैसे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, वनीय पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र इत्यादि। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र में स्वच्छ जल में जो जीव रहते हैं वो आएंगे, समुद्री जीव आएंगे, वनीय पारिस्थितिक तंत्र में जंगल में रहने वाले जीव आएंगे, और मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में मरुस्थलीय जीव जंतु पेड़ पौधे आएंगे। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या क्या हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं। पहला जैविक, इसको अंग्रेजी में बायोटिक कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे और पशु पक्षी आएंगे। दूसरा है अजैविक, जिसे
एबायोटिक कहते हैं, जिसमें वायु, जल इत्यादि चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम बायोटिक घटक को देखेंगे, जैविक घटक को देखेंगे। इस घटक के 3 अंग हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो सबसे पहले उत्पादक को देखेंगे। पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तभी तो ये उत्पादक हुए, स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। और दूसरा है उपभोक्ता, जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, इवन किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। अब उपभोक्ता 3 प्रकार के बताया गया है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। तो सबसे पहले हम प्राथमिक उपभोक्ता को देखेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी होते हैं, एवं पौधों की पत्तियों तथा कोमल तनों को खाते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, बकरी, हिरन, गाय इत्यादि। द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता में ये शाकाहारी जंतु को खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु को खाते हैं, जैसे मेढक को बिल्ली और बिल्ली को लोमड़ी। मेढक, बिल्ली तथा लोमड़ी इत्यादि आएंगे इसमें। द्वितीय उपभोक्ता में मेढक, बिल्ली और लोमड़ी। तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता में क्या होता है? ये प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं। जैसे शेर हिरन को खाएगा और लोमड़ी को भी खाएगा। मोर सांप को खाता है और बाज सांप को खाता है। सर्वाहारी, चौथा है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी में वे उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। सर्वाहारी जीव उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। जैसे कि उत्पादक में आप देखें, उत्पादक में पेड़ पौधे आए जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। दूसरी चीज़ सर्वाहारी में एक और आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में आप देखें तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या करते हैं? ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी होते हैं एवं पौधों की कोमल तनों एवं पत्तियों को खाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वाहारी में। सर्वाहारी में वे उत्पादक आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीय उत्पादकों को उपभोक्ताओं को सेवन करते हैं। जैसे ये उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करेंगे, मनुष्य जैसे हो गया, बिल्ली, कौवा, मोर इत्यादि चीज़ें आएंगी। अब अपघटनकर्ता को देखते हैं। अपघटनकर्ता ये मृत जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। ये मृत जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं तथा मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु तथा बैक्टीरिया हो गए। अब पहला पहलू हम देखे हैं बायोटिक और दूसरा पहलू है एबायोटिक यानी अजैविक। तो अजैविक में देखेंगे, इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा, कार्बनिक पदार्थ आदि चीज़ें आती हैं जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखते हैं अगली हेडिंग है हमारी खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी। तो खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पौधों को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा और मेढक को सांप खाएगा। ये तीनों क्या हैं?
एक दिशीय उदाहरण है कि इनकी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में हो रहा है। उदाहरण में जैसे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं एवं टिड्डा उनसे खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है। टिड्डा मेढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है एवं सांप मेढक से खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है। खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तरों में हो सकती है। खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर में हो सकती है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित करता है, बाकी 90% ऊर्जा की हानि होती है। उपभोक्ता के द्वारा 10% संचित ऊर्जा के रूपांतरण को लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे अच्छा स्रोत ऊर्जा का सूर्य है। अब देखेंगे पारितंत्र में पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड देखेंगे तो किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। जैसे उत्पादक हो गया, उत्पादक डायरेक्ट सूर्य से एनर्जी ले रहा है, इसलिए इसमें अधिक ऊर्जा रहेगी। उसके बाद उपभोक्ता लेगा, प्राथमिक उपभोक्ता इससे एनर्जी, फिर उससे कम लेगा द्वितीयक उपभोक्ता, फिर लास्ट में इससे कम लेगा एनर्जी तृतीयक उपभोक्ता। तो सबसे अधिक उत्पादक में एनर्जी रहेगी और सबसे कम तृतीयक उपभोक्ता में रहेगी। अगला खाद्य श्रृंखला के स्तर। खाद्य श्रृंखला के 4 स्तर हैं, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय और 5 स्तरीय। 2 स्तरीय में पौधे को हाथी खाएगा। एक स्तर पौधा, दूसरा स्तर है हाथी। त्रिस्तरीय में पौधे को हिरण खाएगा, हिरण को बाघ खाएगा। तो पहला स्तर पौधा हो गया, दूसरा हिरण और तीसरा बाघ हो गया। 4 स्तरीय में पौधे को खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी खाएगी और लोमड़ी को बाघ खाएगा। तो इसका भी 4 स्तर हो गया। प्रथम स्तर पौधे, द्वितीय स्तर खरगोश और तृतीय स्तर लोमड़ी तथा चतुर्थ स्तर बाघ हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से 5 स्तरीय जो होता है, पौधे को टिड्डा खाएगा या कीट पतंगे खाएंगे और टिड्डा को मेढक खाएगा तथा मेढक को मोर खाएगा। तो ये 5 स्तर क्रमवत हैं। अगला अनेक खाद्य के समूह खाद्य जाल कहलाता है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जल में नहीं, मिस्टेक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुउद्देशीय होता है। पारितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रहते हैं। अब खाद्य जाल को देखते हैं। खाद्य जाल में क्या हुआ, बकरी जो है, बकरी को मनुष्य खा लेगा, मनुष्य पौधे को भी खा लेगा, पौधे को खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी खाएगी, लोमड़ी को शेर खाएगा, वहीं खरगोश को सांप खाएगा, बड़े बड़े सांप पाइथन जैसे, और पौधे को टिड्डा भी खाएगा और टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, वहीं सांप को मोर खाएगा और सांप को बाज भी खाएगा। तो इस तरीके से एक जाल टाइप का बुना गया है खाद्य श्रृंखलाओं का। सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और जल्द ही मैं आपके सामने प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आने वाली हूं, जिसकी टाइमिंग आपको कुमार कौशल क्लासेस द्वारा बता दी जाएगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
नमस्कार।